गुड मॉर्निंग दर्शकों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक और नई सुबह ठंड के एहसास के साथ। और दिल्ली वाले रेडियो टीवी में समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आपको खबरें बताएंगे हम रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें हम सुनाएंगे भी और खबरें हम आपको दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी तक, पल पल के हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं हम। प्रिया, कल बजट आया और बजट आया समझ तो आता नहीं है, पहली बारी में किसी को थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं तब जाके फिर स्थिति थोड़ी क्लियर हो पाती है। तो कल जब बजट पेश किया गया उसको लेकर हमने आपको तमाम अपडेट्स दी, लेकिन अब हमारा शो क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली को क्या मिला उस बजट से ये आपको फटाफट बता देना जरा जरूरी होता है। केंद्रीय बजट पे इस बार दिल्ली के विकास पर खास ध्यान दिया गया। दिल्ली में सड़क, अस्पताल, पानी, मेट्रो और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा पैसे दिए गए हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए पैसे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की योजनाओं और विदेशी एजेंसियों से चल रही परियोजनाओं के लिए साल 2026-27 में केंद्र सरकार की ओर से करीब 1348 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र की योजनाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो एम्स, सफदरजंग और साथ ही आरएमएलए और सुचेता, और साथ ही आपको बता दें कि सुचेता, कृपलानी और कलावती सरन जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए अब ये करोड़ों रुपए की सीधे तौर पर ये बजट रखा गया है। और इसमें अस्पतालों में नई मशीनों की बात की जाए तो वो लगेंगी, और साथ ही इलाज की सुविधाओं की बात की जाए तो उनको भी बेहतर किया जाएगा। और एम्स में नया सुपर स्पेशलिटी ओपीडी ब्लॉक भी बनाने की बात की गई है। तो देखिए, दिल्ली और एनसीआर के बीच सफर आसान बनाने के लिए मेट्रो, नमो ट्रेन्स और आरआरटीएस पर भी ध्यान दिया गया है। मेट्रो के नए रूट्स और विस्तार के काम में भी इसके बाद तेजी आएगी। दिल्ली पुलिस को भी इस बार प्रिया अच्छा खासा बजट मिला है, जिससे पुलिस को और ज्यादा आधुनिक बनाया जा सके। वहीं पानी की सप्लाई सुधारने के लिए भी चंद्रावल जल परियोजना को 380 करोड़ रुपए दिए गए। पानी का भी बड़ा इशू होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है उस वक्त में बड़ी किल्लत हो जाती है पानी की। कुल मिलाकर ये बजट दिल्ली को ज्यादा सुरक्षित, बेहतर सुविधाएं देने वाला बजट निकलकर सामने आया है। आधुनिक शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में इश्यूज की तो भरमार है, बड़ी सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान भी होना चाहिए, यही दिल्ली की पब्लिक एक्सपेक्ट करती है। अब पहले तो ये होता था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में तो उनका कहना ये होता था कि उनको केंद्र से बजट ही नहीं मिल रहा है उतना, लेकिन अब तो देखिए दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र से बजट भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए कि अब दिल्ली के वो तमाम इश्यूज रिजॉल्व होंगे। बिल्कुल पूजा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब बात दिल्ली की जाए तो यहाँ भी अब बीजेपी की सरकार है, वो देखने वाली बात होगी कैसा कुछ रहता है। जिस तरीके से बजट अब पास हुआ है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जिस तरीके से हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी तो लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है मिली जुली देखने को मिली। काफी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बजट है इसमें महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की जाए या फिर यूथ की जाए, हर एक वर्ग के लिए ये बजट बेहद खास रहा। वहीं कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बजट में इस बार इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। वहीं बात की जाए बजट में हर एक वर्ग को देखा गया। बात हम किसान की करें तो किसान का भी जो है इस बजट के अंदर सीधे तौर पर जिक्र हुआ। बात युवा, महिला, हर एक सेक्टर जो है इस बजट के अंदर देखने को मिले हैं। और वही सभी की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर अब मिली जुली देखने को मिल रही है, क्योंकि हम बात सोलर चीजों की करें या इलेक्ट्रिक आइटम्स की करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करें, सीधे तौर पर बड़ी सौगात इस बार देखने को मिली है। लेकिन सैलरीड क्लास लोगों को कुछ नहीं मिला ना इस बार, उनके लिए मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी। पर लास्ट ईयर जब बजट आया था पूरे देश के लिए तो उस टाइम पे काफ़ी राहत दे दी थी। तो इस बार वैसे भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन उतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं हुई है। ये हमारा बिल्कुल ध्यान और बिल्कुल नज़र हमारी इस बात पर बनी हुई थी कि हम दिल्ली और हरियाणा में क्योंकि न्यूज़ को कवर करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि हिस्सेदारी कितनी रह सकती है इसमें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, सड़कों का निर्माण होगा, तो खैर विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है। अब वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ
ऐसी सड़कों का जब निर्माण होगा, ऐसे हाईवेज का निर्माण होगा जो हरियाणा से होते हुए गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर संभावनाएं अपने आप बन जाएंगी रोजगार को लेकर भी। तो ऐसे में देखिए दिल्ली के लिए हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या फिलहाल निकलकर सामने आया है। दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विदेशी एजेंसियों से चल रही परियोजनाएं हैं, उनके लिए साल 2026-27 में केंद्र सरकार की ओर से करीब 1348 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को केंद्र की योजनाओं के लिए 77,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पूरा स्टेटहुड तो है नहीं, तो इस वजह से केंद्र का ध्यान यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। मुझे तो ये लगा था कि दिल्ली में पोल्यूशन इस बार इतना बड़ा कोर इशू बन के उभरा है, इस मतलब इशू तो हर बार का ही है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़बरदस्त फटकार लगाए, कई बार मीटिंग्स हुई, काफ़ी कुछ हुआ। तो ऐसे में उम्मीदें ये थी कि इसको लेके आई थिंक बहुत ज़्यादा ध्यान में इसे रखते हुए कुछ अलॉटमेंट्स की जा सकती है। और इसको लेकर जब कल हम बात भी कर रहे थे प्रिया, तो हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, उनका कहना यही था कि जब दिल्ली के बाहर से ज़्यादा हाईवे सड़कें गुजरेंगी तो दिल्ली के अंदर अपने आप व्हीकल्स जो होंगे, क्योंकि एक बात होती है अगर आपको कहीं जाने के लिए ट्रैफिक से होते हुए जाने के लिए 45-50 मिनट का समय लग रहा है, और वहीं अगर आप दूसरा रूट पकड़ते हैं जो दिल्ली से थोड़ा आउटर से होते हुए गुजरता है और वहाँ 20-25 मिनट पर पहुँच जाते हैं, तो कोई भी इंसान अपने समय को बचाने के लिए, ट्रैफिक में ना फंसने के लिए उस रूट का इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे में देखिए अगर इस तरीके के रूट्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं और सड़कें बनती हैं, तो इससे दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं व्हीकल्स की उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी जितनी ज़्यादा पहले रहती थी। तो उसको लेकर इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि एक इनडायरेक्ट अप्रोच है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से पोल्यूशन पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, सुचेता कृपलानी और कलावती सरन जैसे केंद्र सरकार के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके लिए 10,121 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे अस्पतालों में नई मशीनें लगेंगी और इलाज की सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर होंगी। ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि हेल्थ सेक्टर क्योंकि बूम कर रहा है एंड आफ्टर कोविड वो काफ़ी बेहतर तरीके से बूम करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए और ज़्यादा अलॉटमेंट हो हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि कुछ ही कोर सेक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेदर ये हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, इन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हमारी सुविधाएं बेहतर होंगी हेल्थ से रिलेटेड, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, एजुकेशन मिल पा रही होगी तमाम बच्चों को, तो वो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़कर चलती है। तो देखिए हेल्थ सेक्टर को लेकर भी अलॉटमेंट्स हुई है। एम्स में नया सुपर स्पेशलिटी ओपीडी ब्लॉक बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। दिल्ली और एनसीआर के बीच सफर आसान बनाने के लिए मेट्रो, नमो ट्रेन्स और आरआरटीएस पर भी ध्यान दिया गया है। वहीं मेट्रो के नए रूट्स और विस्तार के काम में भी तेजी आने वाली है। बिल्कुल, और आगे भी आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस को भी इस बार ज्यादा बजट मिला है, जिससे पुलिस को जो है आधुनिक बनाया जाएगा। और वहीं पानी की सप्लाई की बात की जाए तो उसको संभालने के लिए भी चंद्रवाल जल परियोजना को 380 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और कुल मिलाकर ये बजट दिल्ली को ज्यादा सुरक्षित, बेहतर सुविधाओं वाली और आधुनिक शहर बनाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से बजट रखा गया। वहीं पूजा बात कर हम अभी फिलहाल हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कर रहे थे, और अब कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक एम्स भी बनाए जाएंगे, क्योंकि काफी जो लोग हैं वो आयुर्वेदा पर विश्वास रखते हैं। और अब इस बजट के अंदर आयुर्वेदिक एम्स का भी जिक्र किया गया है, जो लोगों को काफी पसंद भी आया है। इस तरह की काफी सारी चीजें हमने इस बजट में देखी। दवाइयों की बात करें, जो काफी सारी जो महंगी दवाइयां हैं, कैंसर की होगी और भी कई तरह की दवाई जो है उनके दाम जो है सस्ते कर दिए गए हैं। इस बार जो बजट है लोगों को काफी पसंद आया है, क्योंकि हम बात हेल्थ सेक्टर की करें या फिर हम शिक्षा की करें, काफी सारी चीजें जो है इस बार के बजट में देखने को मिली है। चलिए, तो ये तो रही दिल्ली को बजट से क्या मिला है। अब बजट हो गया है फिलहाल पुराना, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आपको बता देते हैं भाई मौसम का हाल आज क्या रहने वाला है। सुबह से जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको फटाफट अपडेट देते हैं, ताकि अगर आप अपने दफ्तर के लिए निकले या अपने किसी भी गंतव्य स्थान के लिए निकले तो आप अलर्ट रहे और आप अपडेटेड रहे कि आज का वेदर आपको किस तरह का मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में 2-3 बारिश के बाद फरवरी में मौसम खुलने वाला है, तो पहले हफ्ते में ही आपकी ये गलतफहमी भाई दूर हो गई होगी कि फरवरी के पहले ही दिन मौसम ऐसी अंगड़ाई ले चुका है कि आज दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत वेस्ट यूपी को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है।
बिल्कुल, आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले ही हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बारिश देखने को मिलेगी और 1 फरवरी से इस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। कल भी 1 फरवरी था, हल्की बारिश सुबह सुबह देखने को मिली थी और आज भी जो है हल्की बौछारें देखने को मिली है। कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है और कोहरा इतना घना है कि कुछ मीटर देखना भी संभव नहीं रहा है। टेंशन की बात यह है कि इस हफ्ते 4 दिन मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है, चेतावनी जारी की गई थी और आज जो है इसका सीधा असर जो है लगातार मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और आज जो है राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली है और अलर्ट भी जारी किया गया है कि कल भी इस तरीके से मौसम बदला हुआ नजर आएगा। और हम ये बारिश को लेकर आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे कि मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते ही हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की शुक्ल जो है उसको लेकर लगातार संभावना जताई थी कि बवंडर देखने को मिलेगा, मौसम बदलेगा, बारिश देखने को मिलेगी और वो चीजें देखने को भी मिल रही है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिला है। तो इसी वजह से कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसे कुछ एरियाज हम बताते हैं अपने दर्शकों को, आगरा हो गया, बरेली हो गया, भटिंडा हो गया। तो यहाँ पर तो कई जगहों पर घने कोहरे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी जीरो। इवन एनसीआर के कई क्षेत्र, दिल्ली में भी आपको आज काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग मिलने वाला है। इससे फ़ायदा थोड़ा सा ये मिल रहा है प्रिया कि डेंस फॉग की वजह से पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको ये फॉग ज़मीन की तरफ पुश करता है। लेकिन विजिबिलिटी पर बड़ा असर पड़ता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। आज जब मैं फरीदाबाद से ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मेरे ख्याल से मुझे विजिबिलिटी मिली है केवल 20 to 30 मीटर्स की, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। और सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि एक तो विजिबिलिटी कम, ऊपर से कई जगह स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं जल रही होती है जब अंधेरा होता है। तो वी नीड दैट ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाहन चालकों को बहुत दिक्कत होती है भाई कि जब फॉग होता है और स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो उसको ठीक करिए भाई। और गाज़ियाबाद में तो अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें, हिंडन एयरपोर्ट पर इसी तरीके का हाल रहा है। IGI एयरपोर्ट पर भी दृश्यता 150 मीटर रही है। अब देखिए, आपके लिए फॉग में हम ये अपडेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि केवल सड़कों पर विजिबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है। इसका असर केवल जो सड़क पर वाहन चालक जा रहे हैं उन पर नहीं होगा, पर रेल यात्रियों पर भी होगा। जो हवाई यात्री होंगे, अगर आपकी फ्लाइट्स है तो फ्लाइट्स पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। अगर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कोहरा बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो फ्लाइट आपकी कई बार रीशेड्यूल हो जाती है और कई बार कैंसिल भी हो जाती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले कॉल करके चेक कर लें कि आप जो फ्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं क्या वो सही समय पर उड़ान भरने वाली है या फिर नहीं भरने वाली है। तो ये तो मौसम की रही अपडेट और आप देखिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी समस्याएं आप रख सकते हैं। कैसे आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, वेदर ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह हमारे सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड होती है। एक्टिव है जी दिल्ली NCR हरियाणा। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से जुड़े आपके इश्यूज हैं तो आपको कैसे अपनी समस्याओं को रखना होगा, लिखना होगा #दिल्लीवाला-रेडियो-TV। आप हमारे ट्विटर हैंडल्स के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वेदर आप मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए कनेक्ट हो जाए, खंडूरी पूजा के जरिए या फिर एंकर प्रिया शर्मा के जरिए जो मेरी सहयोगी हैं उनके ट्विटर हैंडल के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो रील्स होती है उन पर जाकर यह हैशटैग लिखना होगा, अपनी समस्या लिखनी होगी और जी दिल्ली NCR हरियाणा न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जरा बताते हैं मेट्रो फेज 4 के तहत बन रही गोल्डन लाइन दिल्ली के लिए बड़ी सौगात साबित होने वाली है। तुगलकाबाद से एरोसिटी तक बनने वाले इस कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद एरोसिटी मेट्रो स्टेशन एक बड़ा ट्रांजिट हब बनता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि एरोसिटी स्टेशन पर मेट्रो की गोल्डन लाइन, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस लाइन और साथ ही भविष्य में नमो भारत ट्रेन तीनों की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये फिलहाल साफ तौर पर कह दिया गया है और यानी ये स्टेशन एक ट्रिपल इंटरचेंज हब बन जाएगा। इससे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आने जाने वाले यात्रियों को दिल्ली और NCR में सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। तो करीब देखिए 23.6 किलोमीटर लंबे गोल्डन लाइन कॉरिडोर पर कुल 13 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। ये प्रिया तुगलकाबाद से शुरू होकर एरोसिटी तक जाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इसे आगे टर्मिनल 1 तक बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिससे एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल मेट्रो से जुड़ जाएंगे। अब एरोसिटी पर बनने वाला स्टेशन 290 मीटर लंबा होगा और करीब 22 मीटर गहराई पर होगा, ताकि यात्रियों को बेहतर इंटरचेंज की सुविधाएं मिल सके।
और मेट्रो के अंदर ही, स्टेशन के अंदर ही अगर इंटरचेंज हो जाए तो और बेटर होता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, आपको बाहर जाने की फिर ज़रूरत नहीं है, कहीं से ना कोई कैब करने की ज़रूरत है अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। इस कॉरिडोर से देखिए तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, खानपुर जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जहां पर लोग बड़े परेशान होते थे क्योंकि वहां पर मेट्रो की कनेक्टिविटी उतने बेहतर तरीके से थी नहीं। और दिल्ली एनसीआर से एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी तो सीधे तौर पर अभी जनता के लिए बेहद आसान होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट्स आपको देंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में प्रशासन आपके द्वार एक ही जगह सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया और लोगों की समस्याएं उनके सामने रखी गई। वहीं लोगों की समस्याएं पानी के बिलों को लेकर, साथ ही सीवर जाम, पानी की समस्या और ई रिक्शा, सबसे ज्यादा जो मेरे को समस्या लगती है राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा की समस्या जो है काफी बड़ी है। तो सभी समस्याएं उठाई गई और मंत्री जी के सामने रखी गई। जनकपुरी के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। ट्रैफिक से आए अधिकारी, उनके सामने भी लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आए, क्योंकि इलाके के लोग बढ़ती हुई चोरी और ई रिक्शा की समस्याओं से काफी परेशान थे। इलाके में काफी कैफेज भी चल रहे हैं, देर रात तक चलते हैं, जिससे कई बार लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो जाते हैं और उस वजह से क्राइम भी वहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दरअसल ये बता देते हैं, अब बैंक से तो हर किसी का कुछ ना कुछ काम जुड़ा ही होता है। फरवरी के महीने में कुछ ऐसे दिन हैं जब बैंक बंद रहने वाला है। आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है, कहीं उसी दिन ना पहुंच जाएं आप बैंक और वहाँ पर ताला लटका मिले आप। आज से फरवरी महीने की, देखिए कल से फरवरी महीने की शुरुआत हो गई और 28 दिनों तक ये चलने वाला महीना बैंक की छुट्टियों की भरमार है। दरअसल इस महीने में प्रिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने फरवरी 2026 में पड़ने वाले बैंक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी। और जैसे मैंने देखा, मुझे लगा कि हमें अपने दर्शकों को भी बता देना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों तरीके की छुट्टियां शामिल है। तो आरबीआई के अनुसार फरवरी में शनिवार रविवार की नियमित छुट्टियों के अलावा सिर्फ एक ही त्योहार अवकाश का है। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें आप। फरवरी 2026 में बैंक बंद रहने वाले दिन इस तरीके से हैं। एक तो कल बंद रहा होगा, 1 फरवरी की तारीख थी और 8 फरवरी को रविवार होगा, इस वजह से भी बैंक बंद रहेगा। और वहीं आगे आपको बताते हैं 14 फरवरी को महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए बैंक नहीं खुलेगा। साथ ही 15 फरवरी को रविवार के साथ साथ महाशिवरात्रि होने के चलते बैंक बंद रहेगा। वहीं 22 फरवरी को फिर से रविवार की छुट्टी रहेगी, रविवार है जिसके चलते बैंक बंद रहेगा। और 28 फरवरी को चौथे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेगा। और इस तरह दिल्ली में फरवरी महीने में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए बैंक पर ना जाए, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो हमने तारीखें बताई, इन दोनों जो है बैंक बंद रहेगा। चलिए तो ये तो रही कि आपके बैंक कब कब बंद रहने वाले हैं। इन तारीखों को ध्यान से अपने जहन में रखिएगा आप, और जिस दिन बैंक बंद हो उसी दिन ना ही पहुंच जाए बैंक, तो इट्स बेटर। अब हम फटाफट आपको जॉब की अपडेट भी दे देते हैं। दरअसल आत्माराम सनातन धर्म विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है ये। इस भर्ती के तहत कुल 31 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करी जाए तो ये सामान्य है। ओबीसी और साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और वहीं SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। वही शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही NET परीक्षा पास होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, रिसर्च पब्लिकेशन और कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। 16 फरवरी लास्ट डेट और लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करिए।
क्योंकि पूजा देखा जाता है सबसे ज्यादा लोगों को यही रहता है कि लास्ट डेट 16 फरवरी है, अभी तो 2 ही तारीख हुई है, बहुत समय है, आराम से भर लेंगे। पर जो परेशानी होती है वो एंड डे में ही होती है, कभी सर्वर इशू हो जाता है, कोई और इशू होता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने फॉर्म को भरें और सबसे पहली बात तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से रीचेक करें, एक बार प्रीवियस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखें, क्योंकि उसको एडिट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजों को आप जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, पहले ही स्क्रीन आउट ना हो जाए कहीं गलत फॉर्म भरने के चक्कर में। अब सोने चांदी के दाम भी बता देते हैं आपको फटाफट। 19.49% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसकी कीमत 35,858 रुपए टूटकर 1,48,104 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। कल सोना 1,51,610 रुपए पर खुला था, जो कि पिछले बंद भाव 1,83,962 के मुकाबले काफी था। और बजट के बाद आई इस भारी गिरावट में जो है अब साफ तौर पर बाजारों में खलबली मचती हुई नजर आ रही है, जिससे सोना अपने हाई लेवल पर से काफी सस्ता हो गया है। और चांदी की कीमत बता दें कि आपको गिरकर हो गई है 2,65,652 रुपए प्रति किलोग्राम। सोने का भाव 1,48,104 और चांदी का भाव 2,65,652 रुपए प्रति किलो फिलहाल अभी बताया जा रहा है। चलिए, सोने चांदी की बात रही, अब हम आपको फटाफट फ्यूल प्राइसेस भी बता देते हैं आज के। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन का रुख करने वाली है तो पेट्रोल डीजल के दाम जान लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल के दाम 87.67 पर लीटर है और सीएनजी की कीमत 77.09 पर किलोग्राम है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.87 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत की बात की जाए तो 85.70 पर केजी है। और वहीं गुरुग्राम की बात की जाए पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88.10 पर लीटर और साथ ही सीएनजी के दामों की बात की जाए तो 82.12 पर केजी। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम और आपसे जुड़ी तमाम वो खबरें हैं जो हम आपको बता रहे थे। अब समय क्योंकि खत्म हो गया है तो फिलहाल आपसे विदा ले लेते हैं। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।